प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की पृष्ठभूमि और फ्रांस की क्रांति के कारणों पर विस्तृत बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। प्रथम और द्वितीय एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जबकि तृतीय एस्टेट के 600 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। तृतीय एस्टेट का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। यद्यपि किसानों, महिलाओं एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, तथापि 40,000 पत्रों के माध्यम से इन लोगों की शिकायतों एवं मांगों की सूची तृतीय एस्टेट के लोग अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। हर बार की तरह इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। उनकी यह मांग लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसकी पुष्टि रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की थी। जब सम्राट को तृतीय वर्ग की इस मांग का पता चला तो उसने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा भवन से बाहर चले गए। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और साथ ही शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इनका नेतृत्व मिराबो और आबेसिये कर रहे थे। हालांकि मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को समाप्त करने का पक्षधर था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। जबकि आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पेरिस की स्थिति बहुत उत्तेजक बन गई थी। अकाल, बेरोजगारी और जनप्रिय वक्ताओं के उत्तेजक भाषणों ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बनाने में सहयोग दिया। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो चुकी थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई महिलाओं की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। इसी बीच अफवाह फैली कि राजा सैनिकों को पेरिस भेज रहा है। इससे उत्तेजित होकर लोगों ने शस्त्र अस्त्र संग्रह करने का निर्णय लिया। नगर में जहां भी शस्त्र अस्त्र उपलब्ध हो सकते थे, वहां लूट खसोट कर भीड़ ने हथियार लिए। 14 जुलाई की सुबह से ही पेरिस का वातावरण बदला हुआ था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तनाबूद कर दिया। किले के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। बास्तिल के पतन से पेरिस में अपार हर्ष की लहर दौड़ गई। बास्तिल का पतन वैसे कोई बड़ी घटना नहीं थी। एक मामूली किले पर उग्र भीड़ ने कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया था, परंतु यह घटना बदले हुए समय के आगमन की पूर्व सूचना थी। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। पुराने राजकीय झंडे के स्थान पर लाल, सफ़ेद एवं नीले रंग का एक नया तिरंगा झंडा अपना लिया गया। पेरिस में जनता ने पुरातन राज्य प्रशासन को समाप्त करके नई म्यूनिसिपल सरकार बना ली और पेरिस की कम्यून के नाम से प्रसिद्ध हुई।
नगर की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड का गठन किया गया। पेरिस के इस घटनाक्रम का संपूर्ण फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। जगह जगह पेरिस की तर्ज पर कम्यून और नेशनल गार्ड स्थापित किए गए। फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्र भी इस परिवर्तन से पीछे नहीं रहे। ग्रामीणों ने अपने उत्पीड़कों पर अर्थात जागीरों के मालिकों पर धावा बोल दिया और सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी। गढ़ों को नष्ट कर दिया गया। ग्रामीणों ने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत से कुलीनों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। जब लुई 16वें को अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान हुआ तो उसने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और साथ ही यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार उत्पीड़नकारी तथा अन्यायपूर्ण व्यवस्था का जुआ राष्ट्र के कंधों से उतारकर फेंक दिया गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। नए संविधान में एक सदन वाली व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। इसके निर्वाचन के लिए मतदाताओं की योग्यता भी निर्धारित कर दी गई। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 25 वर्ष की आयु के वे सभी पुरुष जो 3 दिन की आय के बराबर राज्य को प्रत्यक्ष कर देते थे सक्रिय नागरिक कहलाए। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सक्रिय नागरिक प्रति 100 नागरिकों के लिए एक निर्वाचक चुनते थे और इन निर्वाचकों का निर्वाचक मंडल व्यवस्थापिका के लिए प्रतिनिधि चुनता था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। इस तरह स्पष्ट होता है कि 1791 ईस्वी के इस संविधान द्वारा फ्रांस में जिस निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी वह मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के विरुद्ध थी और उसमें उल्लेखित समानता के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना की गई थी। संविधान द्वारा मतदाताओं की जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसके फलस्वरूप फ्रांस के लगभग 1/3 वयस्कों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। सामंतवाद को समाप्त कर नेशनल असेंबली ने नई व्यवस्था को रूप देने का कार्य आरंभ किया। उसने 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में निम्नांकित बातों पर विशेष बल दिया गया। पहला, मनुष्य के कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं जो जन्म से ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे अपनी सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार आदि। दूसरा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होता है, इसलिए व्यक्ति को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन एवं विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। तीसरा, किसी को भी गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चौथा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करे। पांचवा, राज सत्ता राज्य पार्लियामेंट में न मानकर राष्ट्र में मानी गई। छठा, योग्यता के आधार पर सब मनुष्य सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सातवां, व्यक्तिगत संपत्ति एक पवित्र एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं किया जाएगा। आठवां, सबको धर्म और विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता है।
बशर्ते कि वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। 9वां, स्वतंत्रता उन सब कार्यों को करने में है जिनके करने से अन्य लोगों को कोई हानि न पहुँचे। 10वां, राज्य के सारे पदाधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के सभी मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना की गई, लेकिन इस समय तक क्रांति के प्रवाह पर संपत्तिशाली वर्ग का प्रभाव कायम हो गया था। अतः संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में बार बार दोहराया गया। नागरिकों के इन मूलभूत अधिकारों की घोषणा का फ्रांस के इतिहास में वही महत्व है जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा का तथा अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा का है। आने वाले वर्षों में फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई सोलवे ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। प्रशा एवं ऑस्ट्रिया ने संयुक्त घोषणा में फ्रांस में पुनः राजतंत्र स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए एकत्र होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की लड़ाई के रूप में लिया। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में जमा होकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बनाना शुरू कर दिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जिनमें जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग शामिल थे। जैकोबिन क्लब में मारा, दांतों, रॉब्सपियर आदि प्रमुख नेता थे। जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह इन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और स्वयं राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार नवनिर्वाचित असेंबली को नेशनल कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यहाँ वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। फ्रांस में भी वर्षों से चले आ रहे पूर्व वंश का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। लुई सोलवे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी यही हश्र हुआ। लुई की फांसी की खबर से यूरोप की पुरातन पंथी सरकारें भयभीत हो गईं। ऑस्ट्रिया और प्रशा पहले से ही फ्रांस के विरुद्ध युद्धरत थे। अब इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन आदि देश भी उसमें सम्मिलित हो गए। फ्रांस पर चारों ओर से संकट के बादल छाने लगे।
हजारों व्यक्तियों को देशद्रोह के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में जैकोबिनों ने रॉबस्पियर के नेतृत्व में अपनी सत्ता स्थापित की। फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन सभी पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। उस समय गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबस्पियर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर में बदल दिया गया। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही फ्रांस में आतंक का राज्य समाप्त हुआ, परंतु अपने पतन के पूर्व उसने लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। 1795 ईस्वी में फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन ने नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी तथा एक नई 5 सदस्यों की समिति डायरेक्टरी का गठन कर दिया गया। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का शासनकाल 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा। डायरेक्टरी का अधिकांश समय विदेशी सेनाओं के साथ युद्ध में बीता। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नवंबर 1799 में नेपोलियन ने नाटकीय ढंग से फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसी के साथ डायरेक्टरी का पतन हो गया। डायरेक्टरी फ्रांस में फैली आर्थिक व्यवस्था तथा राजनीतिक अराजकता को दूर करने में असमर्थ साबित हो रही थी। ऐसी स्थिति में लोगों ने नेपोलियन के इस कदम का स्वागत किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न केवल फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया।